नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में। और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। कई सपने लेकर शहर की ओर वो चली थी। सपने बड़े नहीं थे ज्यादा, बस इतना था कि एक दिन वर्दी पहनकर अपने गांव लौटूंगी। ये कहानी रिंकू की है, रिंकू तंवर की है। अपने गांव राम सिंहपुरा से, नीम का थाना में पड़ता है ये राम सिंहपुरा की ढाणी, वहां से निकली थी सिर्फ इसीलिए कि एक दिन अपना नाम ऊंचा करके आऊंगी। अपने माता पिता को ये गर्व का एहसास करवाऊंगी कि देखिए, बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं। लेकिन एक भर्ती जिसने कई सारे सपने रौंद दिए, कई सारे लोगों के चेहरों पर खुशी ला दी और कई चेहरों को जिंदगी भर का गम दे दिया। ऐसा नहीं था कि ये कहानी सिर्फ रिंकू की है या रिंकू को ही जो है इस कहानी से दर्द है। न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट है जो एसआई भर्ती के रद्द होने से हताश हुए, परेशान हुए। लेकिन आज रिंकू की कहानी जानते हैं और क्या भविष्य है रिंकू का इसके बाद वो जानेंगे। रिंकू, बहुत स्वागत नहीं करूंगी मैं आपका, क्योंकि खुशी का पल नहीं है कि मुझे आपका स्वागत करना चाहिए। अच्छा बताइए, बहुत लंबा समय हो गया, 2021 की भर्ती परीक्षा रिजल्ट आया। अच्छा, वो बात करते हैं पहले शुरू की कि रिजल्ट आया था, किसको बताया था सबसे पहले? मैम, जब मेरा रिजल्ट आया था, जुलाई जुलाई था शायद, हाँ जुलाई था। जब मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि ऐसे डरी हुई थी मैं कि पूरे दिन से खाना नहीं खाया। दीदी मुझसे पूछ रही कि क्या हुआ तुझे। मैं, दीदी आज रिजल्ट आने वाला है, हमारे बहुत ज़्यादा मानते हैं ऐसे श्याम बाबा को। दीदी बोले सब अच्छा होगा, श्याम बाबा अच्छा करेगा। मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे। गेस्ट वैसे रैंडम आ गए थे, उनको पता नहीं था। जैसे रिजल्ट की पीडीएफ डली, मैंने वो देख लिया। जैसे मैंने दीदी को बताया, दीदी हो गया। मेरी दीदी की आंखों में खुशी के आंसू थे उस दिन। हमारे घर में एक अलग ही गूंज उठी थी, मतलब वो कुछ ना, एक चिल्लाना, लेकिन वो चिल्लाहट खुशी की थी कि हाँ फाइनली हमने वो अचीव कर लिया जो हमने 5 साल तक सफर किया और 5 साल तक हमने देखा था, वो हमने अचीव कर लिया। वो पल जब मैं अपने गांव में एक रोल मॉडल बन गई थी। आस-पास से बधाइयाँ आ रही थी, मेरे फ़ोन नहीं थम रहे थे, मैं रिसीव नहीं कर पा रही थी, मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, आस-पास के नेता लोग आ चुके थे घर पे, सभी स्वागत कर रहे थे। वो पल अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे रोना आता है कि काश ज़िंदगी में वो पल ना आया होता, काश मैं 2021 में ही रो ली होती, काश मेरा इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ होता, काश मैं अभी भी बेरोजगार होती, या मैं उस टाइम बेरोजगार होती तो मेरा कहीं और सिलेक्शन हो जाता। आज वो पल देख के मुझे रोना आता है। गांव में पहली लड़की थी शायद आप, मुझे जहां तक मालूम है कि पहली लड़की आप हैं जिसे वर्दी मिली है, क्या ये बात सही है? मैं पहली लड़की नहीं, पहले लड़कों में भी कोई नहीं है हमारे पूरे गांव में, मैं अकेली हूँ जो सब इंस्पेक्टर बनी थी। तो पहली लड़की के साथ साथ फिर ऊपर से वो हिस्ट्री वैसी रही कि यहाँ कोई नहीं है, दीदी सब कुछ कर रही है, दीदी सब कुछ पढ़ा रही है। सबको, दीदी को ताने मारते थे, क्या पढ़ाना है, शादी क्यों नहीं कर देती इनकी, रिश्ता कर दे इनका, कहाँ लेके जाएगी, क्या पढ़ाएगी। लेकिन दीदी ने स्ट्रगल किया, सबकी सुनी, लेकिन हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। तो वो पल आज मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ कि इतना कुछ हो गया है आज। आज वो पूरी पृष्ठभूमि ही बदल चुकी है। कोई टाइम जब मैं थानेदार बनी थी, आज मैं वो नहीं हो रही। लोग नाम से बुलाते होंगे, ऐसा ही रिंकू। सुनने में कितना अच्छा लगता होगा ना जब ये लोग बोलते थे ऐसा ही रिंकू। मैम, अब लोग मुझे ऐसा ही रिंकू नहीं बोलते थे, ऐसे बोलते थे फौजी की छोरी थानेदार बन गई। ये मेरे लिए बहुत प्राउड था कि हाँ फौजी की छोरी थानेदार बनी है। मेरे पापा को सब मतलब प्यार से ओम बोलते थे। ओम पाल की छोरी थानेदार बन गई, छोरी हो तो ओम पाल जैन की हो। वो मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट था कि हाँ मेरे पापा का नाम पहले आ रहा है। आज मेरे पापा का नाम पहले आ रहा है, मेरे पापा को प्रसिद्धि मिल रही है, मेरे पापा को सब जानते हैं। वो मेरे लिए प्राउड का मोमेंट था। और आज तो मैम ये है कि मैं गाँव नहीं जा पा रही। सब हमें चोर समझ रहे हैं, जैसे हमने गुनाह किया है, हम फर्जी हैं। हम चोर नहीं है मैम, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम फर्जी नहीं है, लेकिन हम पे टैग लगा दिया गया है कि हम चोर हैं।
एक बात बताइए भी, शायद 4 से 5 दिन या 6 दिन ही हुए हैं कि कोर्ट का फैसला आता है, भर्ती रद्द हो गई है। जश्न का माहौल है पूरे राजस्थान में, डीजे बज रहे हैं जगह जगह पर। आप लोगों के मन पे क्या पीड़ा पड़ी जब कोर्ट का फैसला आता है? एक अधिवक्ता बाहर आकर कहते हैं भर्ती रद्द हो गई है, खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आप लोग क्या रिएक्ट कर रहे थे उस समय? मैम, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि जश्न का माहौल था, डीजे बज रहा था, नेता माला पहना रहे थे। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? क्या इस लोकतंत्र में 800 लोगों की बलि दे दी गई थी? क्या ये जश्न था? किस चीज जश्न था? जिस सिस्टम का फेलियर जिस्म था, या फिर अन्याय हो गया उस जश्न मना रहे थे? ये जश्न तो जब बनना चाहिए था ना, जब 2021 में ही भर्ती हो जाती, तब हम मानते कि नेताओं ने युवाओं के साथ न्याय करवा दिया। आज राजस्थान की जनता के साथ न्याय हो गया, हम मानते। आज जश्न बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, माला पहनी जा रही है। ये लोकतंत्र की हत्या हुई थी मैम, अन्याय हुआ था। हम 800 परिवारों के साथ अन्याय हुआ है। जश्न का दिन नहीं था, ये पूरे राजस्थान के लिए मातम का दिन था कि आज होनेस्ट जो स्टूडेंट थे, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर यहाँ तक आ चुके थे, आज वो रो रहे हैं। आज उनके साथ गलत हो रहा है और हम सब जश्न मना रहे हैं। लाखों लोग चले थे इस कार्य में, एसआई भर्ती के कार्य में। लाखों में से आधे लोग ही थे जिन्होंने परीक्षा दी थी, और आधों में से भी 800 ही थे जिन्होंने परीक्षा पास की थी। ये कहा गया था कि इसमें 500 जो हैं फर्जी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से ये नौकरी हासिल की, लेकिन पकड़े 50-60 ही जाते हैं रिंकू। बाकी 450 कहाँ गए? चलिए 400 मान लेते, वो 400 कहाँ गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ गए वो 400 अभ्यर्थी? मैम, ये क्वेश्चन आपको मुझसे नहीं, नेताओं से, एसओजी से पूछना चाहिए कि वो 400 कहाँ गए। कहीं साठगांठ तो नहीं कर लिए? कहीं आपने उनके अंडरग्राउंड तो नहीं कर दिया? कि आपने छुपा तो नहीं लिया उनको? उनको बचाने के लिए जो 400 होते हैं उन पर तलवार नहीं चला दिया आपने? ये क्वेश्चन आप उनसे पूछिए कि जब 400 फर्जी हैं तो ये 58 ही क्यों पकड़े गए? और कहाँ है एविडेंस? है ना आपके पास कि 400 फर्जी हैं? कहाँ गए वो एविडेंस? लाओ ना, लाओ एविडेंस, लाओ, उनको पकड़ो। मैं तो कहती हूँ 400 क्या, अगर हम 800 भी फर्जी हैं तो पकड़ो, हम सबको जेल में डालो, हम सबको फांसी दो अगर हम गलत हैं तो। अगर हम गलत नहीं हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं सरकार से, इस न्यायपालिका से यही गुहार करूंगी, हम 800 परिवारों को सामूहिक इच्छा मृत्यु की परमिशन देते। हम सब इस समाज में मरना पसंद करेंगे, चोर का टैग लगे जीना पसंद नहीं करेंगे। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए सबसे सर्वोपरि उसकी इज्जत होती है। जब उसकी इज्जत ही नहीं रहेगी, वो कहाँ रहेगा? हमारी इज्जत खत्म हो चुकी है मैम। आज हमें लोग चोर की दृष्टि से देख रहे हैं, हम चोर हैं, हमने पेपर चोरी की है। क्या हमने चोरी की है? अगर हमने चोरी की है तो हमको पकड़ो, हमको डालो। हमें इस सभ्य समाज में रहने का अधिकार नहीं है। अगर हम चोर हैं तो हमें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। हम सबको डालो, जेलों में भरो, हमको, हमें फांसी दो। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि आप या तो 400 पकड़ के लाओ। अगर आप वो 400 नहीं ला सकते तो आपने कहा ना ये सब चोर है, हम इनमें फिल्टर नहीं कर सकते, हम सेग्रीगेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैम? क्या आसान, इतना मुश्किल है कि 859 की जांच करना? क्या कानून व्यवस्था इतनी लच्चर है? क्या संसाधन नहीं है? क्या एसओजी के पास इन्वेस्टिगेशन की स्किल नहीं है? क्या नहीं है? कौन सा संसाधन नहीं है? आज पुलिस में इतना कुछ होता है, आप किसी इंसान की चप्पल खो जाए ना मैम, पता लगा सकते हैं यहाँ से कौन गुजरा था, किसने चप्पल ली थी। क्या हम 800 का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता? हमारा एफएसएल करवाया गया, क्या प्रूफ नहीं मिले आपको? कहाँ फर्जी थे? हमारा एग्जाम लिया गया सडनली आरपीए में, प्रूफ नहीं मिले आपको? क्यों नहीं मिले आपको प्रूफ? अगर आपको प्रूफ नहीं मिलता, आप जांच नहीं करना चाह रहे, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाह रहे, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। कौन रोक रहा है आपको इन्वेस्टिगेशन करने से? अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप सीबीआई को दे दो, किसी को भी दो, सीबीआई को हैंड ओवर कर दो। हमें कहाँ से तो न्याय मिलेगा?
अगर 400 फर्जी है तो उनका सबूत तो लाओ। जैसे माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा कहते हैं कि मेरे पास सबूत है, 400 फर्जी हैं। तो मैं मानवीय से अनुरोध करती हूँ कि वो 400 का उनका जो सबूत है एसओजी को दो ना, एसओजी को दो कि भी ये 400 फर्जी हैं, इनको पकड़ो, सरेआम करो उन सबको। हम सब पे चोर का टैग मत लगाओ। हमने अपनी मेहनत से सब कुछ किया है, मेहनत से पाया, हमारी 5 साल की मेहनत है ये, हम चोर नहीं है। रिंकू, शुरुआत में भर्ती रद्द करने को लेकर खुद किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री हैं, वही आए थे मैदान में। फिर वो उन्होंने मैदान छोड़ दिया, वो बागडोर संभाली हनुमान बेनीवाल ने। दोनों ही नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने भर्ती रद्द करवाई है, मैं हीरो हूं, मैं हीरो हूं। क्या वाकई में ये हीरोगिरी का जो तमगा है सूट करता है उन पर? मैम ऐसा बोलना चाहिए, मैं हीरो नहीं हूँ, मैं विलन हूँ, टैग इसका होना चाहिए। मैं हूँ जिसने 800 परिवारों का गला घोट दिया, मैं हूँ जिसने 800 परिवारों की रोटी छीन ली, टैग ये होना चाहिए। हीरो किस चीज का हीरो? न्याय तंत्र में, लोकतंत्र में आप अन्याय के साथ खड़े हो गए, आप जांच एजेंसियों को आप जांच नहीं करवा सकते, वो काहे का हीरो है मैम? वो हीरो है। आप एक कुछ अभ्यर्थी जिनका इस भर्ती से कोई लेना देना भी नहीं है, जो शायद इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंचा, उनके साथ आप खड़े हो गए। मैं ये नहीं कहती कि अन्याय नहीं हुआ, मैं ये भी नहीं कहती कि पेपर लीक नहीं हुआ, अन्याय हुआ है मैम। अन्याय इस भर्ती में उन बच्चों के साथ हुआ जो वेटिंग में रह गए, इन चोरों की वजह से जो रह गए। अन्याय उनके साथ हुआ है, अन्याय हमारे साथ हुआ है कि हम वो चोर होते हुए भी हम उस कटऑफ में से आ गए। हमारी मेहनत तो देखी मैम। वो कहते हैं कि 400 फर्जी हैं, तो हम तो अपने आप को बहुत लक्की समझते हैं कि हम 400 को मार देख के आ गए। हम कितने इंटेलिजेंट थे फिर। बिल्कुल। हम 400 को मार देख के आ गए। अगर 400 है तो उनको पकड़ो। अन्याय उनके साथ हुआ जो वेटिंग में रह गए, अन्याय हमारे साथ हुआ है। हीरो मत बनो, इसकी जांच करवाओ। हीरो नहीं बन रहे हो आप। आपने राजस्थान के 800 परिवारों का गला घोट दिया है, उनसे उनके जीने का अधिकार छीन लिया है। आप कैसे हीरो हो? आप उन परिवारों की नजर में विलन बन चुके हो। अच्छा, एक बात बताइए, वर्दी पहनी अभी तक? ज्वाइनिंग मिली? हाँ मैम, मतलब कि हमको ज्वाइनिंग तो अक्टूबर में मिल गई थी 23 में। 2 साल हमने सर्विस की है, ट्रेनिंग भी की है पूरी। ट्रेनिंग पूरी कर ली, 2 साल सर्विस आपने कर ली, ट्रेनिंग में इंक्लूड है। ट्रेनिंग में इंक्लूड है। क्या फैसला है इसके बाद? कोर्ट ने भर्ती रद्द की प्रक्रिया कह दी है कि रद्द करना होगा इस भर्ती को, या रद्द हो गई है जो भी है। अब आगे क्या है आप लोगों का? क्या वो भर्ती वापस लौटानी पड़ेगी? मैम आगे इतनी हिम्मत तो नहीं है हम में कि हम आगे से कोई तैयारी कर पाएंगे। और जैसे कि वर्दी लौटाने जैसा सिस्टम नहीं होता, बस उनको पहन नहीं सकते हैं हम अब उनको कभी धारण नहीं कर पाएंगे। जो फक्र महसूस हुआ करता था, जो अभिमान था, सम्मान था हमारी वर्दी का, एक जब चलते थे तो एक बॉडी में एक अलग सी वो होती थी, जुनून, जोश, हाँ, जज्बा सब रहता था। सब होता था कि हाँ हम हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, हम हैं जो अन्याय नहीं होने देंगे। आज वो नहीं हो रहा मैम। आज ये लग रहा है कि हम ही दोषी हो गए हैं, हमारे साथ ही अन्याय हो गया है, सिस्टम की लाचारी ने हमें तोड़ दिया है मैम। अच्छा, एक बात बताइए, ये सारी चीजें हो गई हैं, आगे क्या करना है? डबल बेंच में जाना है? सुप्रीम कोर्ट जाना है? कुछ डिसाइड किया है? मैम हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हम डबल बेंच में भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हमें अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम इच्छा मृत्यु की गुहार लगाएंगे, हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। हम अभी समाज में रहने लायक नहीं हैं और ना ही हम इस समाज में रह पाएंगे। हम लड़ेंगे ना, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। अच्छी बात बताइए, एसओजी पर भी इल्जाम लगाए गए थे कि एसओजी ने भी पारदर्शिता नहीं दिखाई है। कहीं खुद न खुद बेनीवाल जी ने भी, किरोड़ी लाल जी ने भी इल्जाम लगाए थे कि एसओजी ने
पारदर्शिता नहीं दिखाई है। 400 बोल के आप 50-60 पर ही अटक गए, 50-60 ही अभ्यर्थी आपको जो है चोर नजर आए, क्या कहेंगे? मैम यही तो मैं कह रही हूँ कि पारदर्शिता कहाँ है। जब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है मैम, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी एसओजी की, मुश्किल से कोई 2-4 लोगों को पकड़ा था। उस टाइम पे एसओजी ने रद्द करने की अनुशंसा कर दी। मैं यहाँ से आपके माध्यम से इस सभी युवा और सभी नेता और सभी मीडिया कर्मियों से पूछना चाहती हूँ, क्या एसओजी अनुशंसा करने की हकदार है? वो जांच एजेंसी है, वो जांच करे, ज्ञान ना दे, अनुशंसा ना करे, वो अपनी जांच करे। 400 हैं तो 400 लेके आए। वो आगे गवर्नमेंट का काम था कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, किसको रखेगी किसको नहीं रखेगी, वो गवर्नमेंट का काम था। लेकिन मैम यहाँ पे मतलब कि सब ऐसा घुला मिला सा नजर आता है मेरे को। इन दिनों पता है एसओजी के डीजी हैं वीके सिंह जी, उनके काफी इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं, काफी कुछ वो कह रहे हैं न्याय हो गया है अभ्यर्थियों के साथ। क्या वाकई में न्याय हो गया है अभ्यर्थियों के साथ? अभ्यर्थियों के साथ न्याय तो मैम जब होता जब 2021 में रद्द हो जाती, जब होता राजस्थान की जनता के साथ न्याय। हम सब खुश थे, हम सब तैयार थे उस चीज के लिए। आज 2025 चल रहा है मैम, खत्म होने वाला है, 5 साल हो गए, आज न्याय नहीं हुआ, आज अन्याय हुआ है। आज उन सब परिवारों का गला घोट दिया है आपने, जो सपने देख रहे थे। आज वो जीने के हकदार नहीं हो रहे, आज वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। मेरी बहन ने 5 दिन हो गया खाना खाए हुए, वो घर से बाहर नहीं जा रही, सोशल कनेक्टिविटी खत्म कर दी उसने। किस मुंह से जाए? सब चोर बोलते हैं मैम, चोर का टैग लग गया कहीं ना कहीं। चोर बोलते हैं सब कि तुम भी चोर हो। गवर्नमेंट ने बोला है, एसओजी ने बोला है, नेताओं ने बोला है, रूमर इतनी ज्यादा हुई है कि सभी चोर हैं। तो ये टैग लग चुका है हम पे कि हम सब चोर हैं। ये टैग के साथ हम कैसे जिए? अनुशंसा की आपने की, जांच तो करो। बिना जांच के आपने अनुशंसा कर दी। मैं गवर्नमेंट से यही गुहार करती हूँ, अगर एसओजी जांच नहीं कर सकती तो आप सीबीआई को दो ना। आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन जांच एजेंसियां हैं ना, आप दो, जांच दो आगे। क्यों क्यों आप आगे जांच नहीं दे रहे हो? रामू राय का जमानत मिल जाती है, बाबूलाल कटारा जमानत खारिज हो जाती है, मंजू शर्मा आरपीएससी की सदस्य इस्तीफा दे देती हैं अचानक से। तीन चीजें, तीन बातें निकल कर आ रही हैं, कैसे देखती हैं? मैम पहली बात तो रामू रायका को जमानत मिलना, ये कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का फेलियर था। आपने जांच इतनी स्ट्रॉन्ग या इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ नहीं की कि उसे जमानत खारिज हो जाए, कहीं ना कहीं फेलियर था। और कटारा की जमानत खारिज हुई तो उसके आरोप और गंभीर होंगे, उसकी स्ट्रॉन्ग जांच की होगी। और मंजू शर्मा का मैम देखो, वो उनका पर्सनल व्यू है, वो किस चीज को किस तरीके से देखती है। मानवीय कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इन सब के खिलाफ जांच की जाए, सभी के खिलाफ, लेकिन किसी के खिलाफ अभी तक जांच बैठी नहीं है। तो मतलब ये डर हो सकता है मंजू शर्मा को कि कहीं ना कहीं ये जांच जो है उन पर भी आकर बैठ सकती है, इसीलिए उन्होंने पहले ही पल्ला झाड़ लिया हो। मैम हो सकता है वो उनका पर्सनल सोचने का व्यू है, हो सकता है। अच्छा रिंकू, एक बात तो मेरे जहन में है कि बहुत सारे लोगों को एसओजी ने पकड़ा है, बहुत सारे लोगों के रिश्तेदारों को भी पकड़ा है। अच्छा, जिनके रिश्तेदारों को, अड़ोसियों पड़ोसियों को, दूर दराज के लोगों को पकड़ा है, क्या लगता है कि वाकई में वो लोग इसमें लिप्त थे जिन्हें पकड़ा गया है? मैम वो लिप्त थे नहीं थे इसका मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमारा एक साथी था हरिओम पाटीदार, अच्छा। उसको एसओजी ने पकड़ा, 3 महीने तक उसको जेल में रखा। 3 महीने के बाद उसका एफएसएल का रिपोर्ट आई, 3 महीने बाद एसओजी से क्लीन चिट देकर खुद ने छुटवाया। क्या ये न्याय था? मैंने खुद ने देखा उस लड़के को आरपीए में पूरे दिन मंदिर में बैठा था, वो रोता था बहुत ज्यादा। उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, वो किस किस मेंटल ट्रॉमा से नहीं गुजरा होगा। मैं किसी दोषी के साथ नहीं हूँ, अगर मैं भी दोषी हूँ तो मुझे पकड़ो, मैं भी दोषी हूँ तो मुझे पकड़ो। मुझे पता है कि मैं ऐसे ओपनली बोल रही हूँ तो मुझे बुलाया जाएगा, मैं जानती हूँ, लेकिन बुलाओ, मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ।
मैं हर फेज से गुजरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। मैंने अपनी मेहनत से अपने सितारे प्राप्त किए थे, इतनी आसान से जाने नहीं दूंगी मैं। लगता है आगे जाएंगी तो सितारे जो है बच जाएंगे। मैम हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम कौन खड़ा है साथ, कौन खड़ा है इस हक की लड़ाई में? कोई नेता है, कोई राजनेता है, कोई मंत्री है, कोई पार्षद है, कोई तो खड़ा होगा आप लोगों के साथ। मैम अभी हम रद्द 800 करवाने में उनको बड़े बड़े नेता मंत्रियों का हाथ था, तो आपके साथ भी तो कोई खड़ा होगा ना। मैम अभी तो हम 800 परिवार खड़े हैं, लेकिन मैं इस सभी नेताओं से, पार्षदों से, सांसदों से अनुरोध करती हूँ, सच्चाई का साथ दे। सच्चाई का साथ दे। आपको हमने सच्चाई के लिए चुना था, आपको हमने ही नेता बनाया है, हमने ही आपको सब कुछ बनाया है। इसलिए बनाया था कि आप हमारे साथ खड़े हो गए हमारे मुश्किल दिनों में। आप हमारे साथ आइए। मैं ये नहीं कहती हमारा साथ, आप सच्चाई का साथ दीजिए, जो सच है आप उसका साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। मैम प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू कीजिए। प्राकृतिक न्याय कहता है कि एक दोषी 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। उस न्याय का पालन करवाइए, वो सिद्धांत लागू करवाइए। माँ बाप से कभी बात करी इस बारे में? मैम 2016 में मेरे मदर फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद दीदी ने पढ़ाया है मुझे, दीदी ने सब कुछ करवाया है। तो उनका तो बस एक सपना था कि मैं थानेदार बनूं, वर्दी पहनूं। वो अब हुआ नहीं मैम। ऐसा नहीं लगता एक बारी गांव जाऊं, घर का दरवाजा खोलूं, माँ के पास बैठूं, उनको सारी चीज बताऊं कि ऐसे ऐसे घुट रही हूं अंदर से? मन नहीं करता बताने का? हिम्मत नहीं है। वो हिम्मत कहाँ से लेके आऊँ मैं कि मैं घर चल जाऊँ? मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मेरा भविष्य है, मैं क्या करूँगी, कहीं मर जाऊँगी या लड़ूंगी, मुझे नहीं पता कुछ भी। लेकिन मुझ में ये हिम्मत नहीं है कि मैं अपने घर चली जाऊँ, मैं अपनों से सामना कर लूँ, मैं अपने घर में चोर चोर कहलाऊँ, मैं अपने आस पास में चोर चोर चिल्लाऊँ। ये मेरे में हिम्मत नहीं है मैम। मैं चोर नहीं बोलते हैं? बोलते मैं बुरा लगता है? आत्मा फटती है। किसको कहती हैं जब ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया? कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किसे बताऊं? दुख है, तकलीफ है, परेशान हूं, किससे बात करती हैं? कोई नहीं ऐसा जिसको मैं बता सकूँ। बस एक सिस्टम से अनुरोध करते हैं कि हमारे साथ न्याय करें। हम पे जो चोर का टैग सिस्टम ने लगाया है, वो ही ये टैग हटाए। जी, बहुत शुक्रिया रिंकू। तो ये थी मेरे साथ रिंकू तंवर। और वर्दी पहनने के बाद जब कंधे पे स्टार लग जाते हैं तो गांव में फक्र के साथ, ऊंची उड़ान के साथ बताया था कि अब एसआई बन गई है, फौजी की बेटी जो है थानेदार बन गई है। लेकिन कहीं ना कहीं सपने जो है वो शायद सपने ही ना रह जाएं। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, लेकिन ये अभ्यर्थी है, अब अभ्यर्थी नहीं है। इन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, वर्दी भी पहन ली है। अब जाकर ऐसा लग रहा है कि हमारे सपने कहीं टूट ना जाएं। जिन सपनों को लेकर गांव से यहाँ आई थी, राम सिंहपुरा से यहाँ आई थी, वो सपने धरे के धरे नहीं रहने चाहिए। खैर, ये कोर्ट का मामला है, इसमें हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि धैर्य बनाकर रखिए। जो भी फैसला होगा वो बस भगवान करे सही फैसला हो, आप लोगों को न्याय मिले, यही हमारा समाचार अपील करता है और यही हमारा समाचार कहता है कि धैर्य बनाकर रखिए। देखिए, और ये समय ऐसा है कि इस समय सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। पर फिर भी मैं बीइंग अ गर्ल यही कहूंगी कि आप स्ट्रोंग हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे तक भी जाइएगा और अपने हक की जो भी लड़ाई है उसे जरूर लीजिएगा, लड़िएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बनी रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या।